नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, आज की जो एक क्लासेस है, जो वीडियो है हमारी ये, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी के जो नाटक चल रहे हैं दोस्तों। उस नाटक के क्रम में आज है उपेंद्र नाथ अश्क जी का अंजो दीदी, और बस इसके बाद एक नाटक और है दोस्तों। बाकी सारे हमने पूरे करा दिए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हमेशा की तरह करते हैं कि पहले जो लेखक होता है, नाटककार होता है, उसके साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में हम आपको बताते हैं, और फिर उसके बाद जो नाटक होता है उसके कथानक, उसका तत्व, जो भी सार है दोस्तों, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिटेल में आपको बताते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। उपेंद्र जी का जन्म 14 दिसंबर 1910 जालंधर में हुआ था, पंजाब में, और मृत्यु 19 जनवरी 1996 प्रयागराज में हुई थी। ठीक है दोस्तों। उपेंद्र नाथ अश्क जी उर्दू एवं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार तथा उपन्यासकार थे। ये अपनी पुस्तकें स्वयं ही प्रकाशित करते थे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, और इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अपनी पुस्तकें ये स्वयं ही प्रकाशित करते थे। ठीक है। इसके अलावा अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखन से प्रारंभ किया, और 1932 से दोस्तों 1932 में प्रेमचंद जी की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया, और 1933 में फिर उन्होंने उनका दूसरा कहानी संग्रह, जो कि हिंदी में था, औरत की फितरत, को प्रकाशित किया। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 1938 में दोस्तों उनका पहला काव्य संग्रह, जिसका नाम है प्रातः प्रदीप, प्रकाशित हुआ। दोस्तों आपको पूरा डिस्प्ले कर देता हूँ। प्रातः प्रातः प्रदीप उनका प्रकाशित हुआ 1938 में। फिर उसके बाद बम्बई प्रवास के दौरान दोस्तों, ये बम्बई में कुछ समय रहे, तो उस दौरान उन्होंने फिल्मों के लिए कहानियाँ, पटकथाएँ लिखी, और संवाद और गीत भी लिखे दोस्तों, बहुत सारी फिल्मों के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने 3 फिल्मों में काम भी किया, परंतु वहाँ की चमक धमक की ज़िंदगी को उनको रास नहीं आई, और वो वहाँ से छोड़ के चले आए। ठीक है दोस्तों। तो ये है उनका दोस्तों साहित्यिक जीवन परिचय। और साथ ही साथ मैं आप दोस्तों को बताता हूँ जो उनको महत्वपूर्ण पुरस्कार जो दिए गए हैं दोस्तों, उनको मैं बता देता हूँ। तो उनको पुरस्कार 1972 में दोस्तों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, और उसके अलावा संगीत नाटक अकादमी द्वारा एक संगीत का नाटक अकादमी अवार्ड है, उसको से पुरस्कृत किया गया उपेंद्र नाथ अश्क जी को। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक विशेषता है जो मैं आपको बताता हूँ, वो है इन्होंने हिंदी, उर्दू व पंजाबी तीनों भाषाओं में लेखन किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी, उर्दू तो मैंने आपको बता दिया, और इन्होंने पंजाबी में भी कुछ लेखन किया है। ठीक है। तो चलते हैं और दोस्तों इनके नाटक के बारे में। इन्होंने कितने नाटक और कौन कौन से नाटक लिखे हैं, तो इनका नाटक है लौटा हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, और अंजू दीदी। और अंजू दीदी तो उनका प्रौढ़ नाटक है दोस्तों, और प्रौढ़ लेखन है, और जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है। अब चलते हैं हम इनके नाटक अंजू दीदी पर। ठीक है दोस्तों। तो अंजो दीदी नाटक जो है दोस्तों, उसका प्रकाशन है 1955 ईस्वी, और इसमें 2 अंक हैं दोस्तों इस नाटक में। और जिसका कथानक इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूँ। अंजो दीदी में मुख्य पात्र ही अंजलि यानी कि अंजो दीदी हैं। वह चाहती हैं कि जीवन अनुशासित रहे, उनके लिए वह एकदम दृढ़ रहती हैं, और उसके हठी स्वभाव के कारण पूरे परिवार के सुख का नाश हो जाता है, और स्वयं भी व्यक्तिगत ह्रास का कारण बनती है। तो दोस्तों ये इसका मेन कथानक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तरह से कथा वस्तु या कथानक कह सकते हैं दोस्तों, ये कथानक है। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, छोटी छोटी, जैसे कि अश्क जी का विचार इस नाटक के प्रति क्या है, वो स्वयं बताते हैं। अहम की भावना परंपरागत प्रवृत्ति है जो अपनी मनोवृत्तियों को दूसरों पर जबरदस्ती डालती है। न तो स्वयं की उन्नति करती है, और न ही दूसरों की उन्नति होने देती है। अंजलि की यह भावना अंजो दीदी अपने नाना जी से मिलती है। तो दोस्तों ये खुद का विचार है, अश्क जी का जो लिखे नाटककार हैं उनका ये विचार है दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बताऊंगा, जो कि इस कथा वस्तु का विस्तार करती हैं दोस्तों इस नाटक की का, जो इस प्रकार है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इस नाटक के अंदर। तो उनमें से है नंबर 1 है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है दोस्तों। यह जो नाटक है एक मनोवैज्ञानिक नाटक है, सामाजिक नाटक है। अस्तित्ववाद की झलक इस नाटक में दिखाई पड़ती है हमको। और साथ ही साथ ये जो नायिका प्रधान नाटक है, बिल्कुल सत्य बात है कि दोस्तों ये जो नाटक है वो नायिका प्रधान है, और इसमें जो दीदी है वो नायिका है इस नाटक की। नाटक में अभिजात्य व अनुशासन प्रिय नारी का चित्रण हुआ है। साथ ही साथ जीवन को यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति का चित्रण भी इस नाटक में बड़ी मार्मिक रूप से किया गया है। साथ ही दोस्तों कठोर अनुशासन से परिवार के विघटन की कथा
का विस्तार इस पूरे नाटक में दिखाया गया दोस्तों। किस प्रकार से अनुशासन की वजह से परिवार देखने में अनुशासित होता है, लेकिन कैसे मन ही मन में कैसे फैल जाता है, कैसे विघटित हो जाता है, कैसे एक दूसरे के विचार बदल जाते हैं, ये सब इस नाटक में आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों, जैसी चाह वैसे ही कार्य को थोपने का जो दुष्परिणाम है वो इस नाटक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अस्क जी की सबसे प्रौढ़ रचना है दोस्तों ये नाटक अंजू दीदी। और महत्वपूर्ण दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें उच्च वर्ग के लोगों का यांत्रिक जीवन दोस्तों इस नाटक के अंतर्गत दिखाया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी यांत्रिकता के चलते अंजू दीदी मानसिक रोगी हो जाती है दोस्तों। इसी यांत्रिकता के चलते मानसिक रोगी हो जाती है अंजू दीदी। और साथ ही साथ वकील साहब जो कि उनके पति हैं, वो भी इसी यांत्रिकता के चलते के न ढल पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों, ये दिखाया गया है इस नाटक में। और दूसरा है दोस्तों इसके अलावा अहंकार बाध्यता व प्राचीन संस्कारों के दुष्परिणामों का चित्रण इस नाटक में दिखाया गया है। तो दोस्तों इसमें मनोविश्लेषण आप देख सकते हैं, एक तरह से मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान इसमें दर्शाया गया है दोस्तों। इस नाटक के अंतर्गत जो मनोदशा होती है बच्चों की और हमारे परिजनों की, इस दोस्तों बड़ी सुंदर रूप से, बड़े अच्छे ढंग से दोस्तों इसमें यहाँ पर उपेंद्र नाथ जी ने इसको दर्शाया है दोस्तों, और समझाने की कोशिश की है आज के समाज को भी। तो अब चलते हैं दोस्तों, इसका पात्र संयोजन किस प्रकार है वो मैं आपको बताता हूँ। पात्र संयोजन है नंबर पहले पर अंजलि यानी कि अंजू दीदी, जो कि नाटक की मुख्य पात्र है, नायिका हैं, जो अनुशासित जीवन के लिए एकदम दृढ़ हैं तथा परिवार के अन्य लोगों को भी अनुशासन में रखना चाहती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये है अंजू दीदी। और उसके बाद है दूसरा पात्र है दोस्तों श्रीपत। इसमें श्रीपत एक और मुख्य पात्र है दोस्तों, जो कि नाटक में एक ऐसा पात्र है जो अंजलि को समझाता है और अंजलि के खिलाफ यानी कि अंजलि के विपक्ष उन बातों को समझाने की कोशिश करता है। और उनके कड़े स्वभाव के कारण सारा परिवार समस्याग्रस्त हो गया है, और ये सब वो उनको दर्शाना, बताना, समझाना चाहते हैं। और जो कि अंजू दीदी के वो भाई होते हैं, वो उन्हें इन के दुष्परिणामों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे है दोस्तों तीसरा पार्ट है दोस्तों नीरज, कहीं धीरज भी लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से नीरज है शायद। तो वो अंजलि का पुत्र है दोस्तों। ठीक है, तो धीरज या नीरज जो भी आप समझें, तो जो क्योंकि पुस्तकों में अलग अलग लिख दिया हुआ है, मैं कन्फर्म नहीं कर पाया, तो वो अंजलि का पुत्र है। उसके अलावा दोस्तों इंद्र नारायण जो है अंजलि के पति हैं, जो कि वकील साहब हैं। ठीक है, तो ये तो मुख्य पात्र हुए दोस्तों। अगर हम अन्य पात्रों की बात करें तो कुछ और छोटे छोटे अंदर पात्र हैं इसमें, उनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वकील साहब जो कि खुद इंद्र नारायण है, नीरज, राजू, मुन्नी और अनिमा यानी कि ओमी है दोस्तों, जो कि नीरज की बहन है। नीलम जो है नीलम का पुत्र है। अनिमा नीलम की बेटी है, और मुन्नी जो है वो नौकरानी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से छोटे छोटे पात्र हैं दोस्तों। और जो अगर हम कहें इसको मंचन की दृष्टि से, तो नाटक बहुत ही ईजी है, मंचनीय है, आसान है, बड़े आसानी से मंचन किया जा सकता है, क्योंकि पात्रों की संख्या ज़्यादा नहीं है। और उसमें भी पात्रों को जताने की जो एक्चुअली बेसिकली अगर हम चाहें तो इसमें जो सारी जो भूमिका है दोस्तों, इसमें जो पात्र हैं उस पात्र को, उसकी भंगिमा, उसको करने की जो एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक इसका अनुभव मिल सकता है एक अच्छे कलाकार के लिए। ऐसे नाटक को करने के लिए उसमें उसको पूरी कला दिखानी होगी, ऐसा ही अपने आप को वातावरण में ढाल के दिखाना। एक्सप्रेशंस दोस्तों, एक एक्सप्रेशन वाला नाटक है, तो उसमें खुद के अपने आप के शारीरिक एक्सप्रेशंस दिखाने का बहुत अच्छा मौका एक कलाकार को इसमें मिलेगा, जो भी इसमें नाटक मंचन करेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपनी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए। अब चलते हैं दोस्तों हम इस नाटक के महत्वपूर्ण कथनों की तरफ, जो इस प्रकार है। महत्वपूर्ण कथन जो कि इस प्रकार हैं, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है दोस्तों। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस नाटक में बार बार कई बार आया है। एक तरह से इस नाटक की टैगलाइन है, जो कि कौन बोलता है इस बात को, अंजलि यानी कि अंजू दीदी बोलती हैं हमेशा। उनका एक तरह से तकिया कलाम है, वो जब भी मौका मिलता है तो पात्रों से यही बोलती हैं कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। तो ये एक टैगलाइन है इस नाटक का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलान वाले में ये ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आप ध्यान रखें, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। यह जो कथन है वो अंजलि का है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः व संध्या उनकी सुइयाँ हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना काम करते जाएं।
तो यह कथन भी दोस्तों अंजलि का ही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, उन्हें नियम की पाबंदी इतनी ज़बरदस्त, समय की पाबंदी बहुत है, यह कि 1 मिनट भी लेट होना उन्हें गुजारा नहीं होता, और यही इस नाटक में दिखाया गया है। सब उस काम उनको समय पर होना चाहिए, 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। नियम इतने कठोर इसमें दिखाए हैं दोस्तों इस नाटक में, और उसी की वजह से ये सारा फैलाव यानी कि मनोदशा पैदा होती है इस नाटक के अंदर। बहुत ही मार्मिक चित्रण है, मनोविश्लेषक है दोस्तों, आज की मनोविज्ञान इसमें दिखाया गया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, एक और मैं आपके इसके बारे में पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। दूसरा है कथन, जो कि जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक ही का दूसरा रूप है। ठीक है, तो ये जो पात्र है, एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा पात्र दोस्तों ये है श्रीपत। श्रीपत का दोस्तों ये कथन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो कि उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, अंजलि दीदी के ठीक खिलाफ ये उन्होंने कथन बोला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ विशेष बातें दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ नाटक के, जो कि इस प्रकार से है। शिक्षा मनोविज्ञान का मानना है, यानी शिक्षक जो शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों, उसका क्या मानना है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस नाटक के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मानना है कि संसार में समस्या मूलक बच्चे नहीं बल्कि समस्या मूलक माँ बाप होते हैं। अंजलि नाटक में अंजलि ही समस्या मूलक माँ है, जो न तो अपने बच्चों को अपनी इच्छा से जीने देती है, न ही अपने पति को। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी बात आज की दशा में दिखाई गई है, जो कि बहुत ही सत्य है। तो घर परिवार का विघटन, बनना बिगड़ना, या उनके पारंपरिक गुण जो आते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल रखेंगे। जैसा आप माहौल रखेंगे, आपके बच्चे भी वही सीखेंगे, और वैसा ही कहीं आपकी कठोरता, आप कहीं आपके अनुशासन, कहीं आपके नियम बच्चों के दिमाग पर कहीं कुप्रभाव या गलत प्रभाव तो नहीं डाल रहे, कहीं वो अपनी बात मन में छिपा करके आपसे डर के मारे बोल तो नहीं पा रहे। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इस नाटक में यही सब दिखाया गया है, क्योंकि उसका दुष्परिणाम आजकल बहुत देखने को मिलता है। मनोविज्ञान की यानी कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस नाटक में इतना ही काफ़ी है, और जो लोगों को अगर ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ कृपा करके हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएं, जिससे कि नेट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, अच्छे नोट्स उनको मिल सके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमसे जुड़ने के लिए हमारा नंबर आपको है, व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर नीचे टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, आप उससे भी हम पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर।